नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। केंद्र सरकार ने झारखंड के 1.4 लाख करोड़ रुपए के बकाये के दावे को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोयला रॉयल्टी में झारखंड का कोई हिस्सा बकाया नहीं है। पिछले 3 वर्षों में केंद्र ने झारखंड को 7,790 करोड़ रुपए दिए हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कोयले से प्राप्त 1,40,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार का कुछ बकाया नहीं है। वित्त मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि केंद्र की ओर से राज्य को धन आवंटन में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। कोयला रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम पार्टी ने चेतावनी दी है कि केंद्र नाटक बंद करे, नहीं तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि कोयला और जमीन हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं। चुनाव में भी हमने औकात बताई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कोयला रॉयल्टी को लेकर ये संग्राम छिड़ गया है, क्या कुछ कहना है वित्त मंत्रालय का? एक बार फिर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जो है केंद्र सरकार के बकाया को लेकर, रॉयल्टी बकाया को लेकर के झारखंड में सियासी घमासान है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव के आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली कैबिनेट में केंद्र के बकाये के रुपये को लेकर के कानूनी कार्रवाई के लिए और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया। और वैसे में राज्य के कई ऐसी योजनाएं हैं जो बड़ी मात्रा में धन और यानी कह सकते रेवेन्यू की जरूरत है। और वैसे में केंद्र का जो कल जिस प्रकार से उन्होंने केंद्र को बकाया को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा, और उस में केंद्र सरकार ने एक सिरे से निकाला और कहा कि राज्य को कोई ऐसे बकाया नहीं, और इसके लेकर के राज्य में घमासान छिड़ा हुआ है। और साफ तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये चेतावनी दी है कि अब राज्य में जो खनिज संपदाओं का राज है, और ऐसे में अगर केंद्र बकाया राज्य का नहीं देगा और वैसे में हम राज्य में कोयला जाने नहीं देगा, अन्य खनिज पदार्थों को भी किसी दूसरे राज्य को नहीं देगा। तो निश्चित रूप से इसको लेकर के सियासी घमासान है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस प्रतिक्रिया के बाद यानी केंद्र के सकारात्मक सूचना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के विधायकों को भी कहा है कि केंद्र राज्य का, झारखंड राज्य का हक और अधिकार के लिए वो संसद में अपनी मांग करे, राज्य के बकाया पैसे के लिए मांग करे। उन्होंने वह भी अपील की है। अरे अब देखना पड़ेगा कि ऐसे में जो बीजेपी के सांसद हैं और वो तथा इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद हैं जो हैं, तो केंद्र से बकाया मांगने को लेकर के कितने सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ऐसे में ये घमासान एक अलग ही मोड़ पे चला गया है। लेकिन सवाल यही है अजय कि केंद्र सरकार ने झारखंड के ऊपर बकाये को लेकर जो दावा किया है, उस दावे को झारखंड सरकार तो खारिज कर रही है, लेकिन दावा क्या कुछ किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से? क्या कुछ सबूत पेश किए गए? देखिए, जिस प्रकार से जो मंत्रालय द्वारा केंद्र के बकाये को लेकर जो चिट्ठी जारी की गई थी, वैसे में केंद्र ने साफ तरीके से कहा है कि 77,100 करोड़ रुपये मैंने राज्य को विभिन्न हिस्सों में राज्य को दिया है। और वैसे में जो बकाये की बात जो की जा रही है, जो कर की बात, रॉयल्टी की जो बात की जा रही है, वो किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार पर बकाया नहीं है। हालांकि देखिए, राज्य सरकार ने साफ तरीके से कहा है कि जो रॉयल्टी और कर के मामले में राज्य केंद्र पर लगभग 140 लाख करोड़ रुपये की बकाया का उन्होंने दावा किया। और वैसे अब देखना पड़ेगा कि केंद्र और राज्य की लड़ाई के बीच में अब कितनी दूर तक जाती सियासी लड़ाई, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, वित्त मंत्रालय का कहना है कि कोयले से प्राप्त 1,40,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी के रूप में अर्जित कर झारखंड सरकार का कुछ बकाया नहीं है। हालांकि बकाये को लेकर केंद्र सरकार का अलग दावा है, झारखंड सरकार का अलग दावा है, लेकिन इसी बीच अब चेतावनी भी दी गई है। और ये चेतावनी अब किस तरीके से लेती है केंद्र सरकार, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। झामुमो महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने ये चेतावनी दी है कि कोयला और जमीन हमारा है, हम लोग इसे छोड़ने वाले नहीं है और ना ही देने वाले हैं। कोयला यानी कि बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, अन्य राज्यों को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये चेतावनी दी गई है। जी, निश्चित रूप से देखिए, महासचिव जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ने इस बकायों को लेकर के साफ तरीके से लहजे में कहा है कि अगर केंद्र जो है बकाया पैसे नहीं देगी तो ऐसे में राज्य के तमाम खनिज पदार्थ जो है कोयले से लेकर के तमाम चीजों को हम किसी अन्य राज्यों में जाने नहीं देंगे।
तो निश्चित रूप से इस बकाये को लेकर के सियासी घमासान निश्चित तौर पर है। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के ठीक मुहाने पर था और राज्य और वैसे में केंद्र को बकाया को लेकर के एक केंद्र सरकार यानी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस समय भी राज्य के बकायों को लेकर के अपनी पोस्टर वार किया था और पूरी राज्य में विभिन्न हिस्सों में लगाए गए थे और यह बकाया की जो दिशा जानी कर सकते हैं कि सियासी लड़ाई भी विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिला। अब ये विधानसभा राज्य चुनाव संपन्न होने के बाद तुरंत ही मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार केंद्र के बकायों को लेकर के मुखर आवाज की है और इस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिस तीखा हमला है वैसे में अब देखना पड़ेगा कि राज्य केंद्र सरकार जो है अब इस मामले को किस तरीके से लेती है या नहीं लेती है, देखने वाली बात होती है। बिल्कुल, इसका असर क्या कुछ होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। बिजली चोरी मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। शुक्रवार तक हाईकोर्ट में बर्क की याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। क्या गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट पहुंचे हैं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क? इसको लेकर लगातार सियासी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर दी है। बिजली चोरी मामले में हाईकोर्ट में ये याचिका जियाउर रहमान बर्क ने दायर की है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा में संभल सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर तमाम आरोप लगाए गए। संभल हिंसा में उन्हें आरोपी नंबर 1 भी बताया गया और ऐसे में अब जियाउर रहमान बर्क हाईकोर्ट पहुंचते हैं। बिजली चोरी को लेकर जो मामला है उसमें वो अपनी याचिका दाखिल करते हुए नजर आते हैं। वहीं वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञान वापी मामले में आज प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ये सुनवाई करेगी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के द्वारा दाखिल 7 मामलों पर सुनवाई हो रही है। वजूखाने के सर्वे कराए जाने और पूजा अर्चना की मांग, अन्य मामलों में सुनवाई होगी। बता दें कि हिंदू पक्ष ने वजूखाने में सर्वे कराए जाने की मांग की है। वादी राकेश सिंह के द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष जवाब देगा। इसके पहले भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष वजूखाने के पास स्थित आकृति को फव्वारा बता रहा है, वहीं हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। वजूखाने को लेकर आज सुनवाई होनी है। 7 मामलों को लेकर आज सुनवाई की जाएगी। प्रयागराज हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष अपनी दलील रखता हुआ नजर आएगा, वहीं मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी आज दलील पेश की जाएगी। इस पूरे मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में सुनवाई करेगी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के द्वारा दाखिल 7 मामलों पर सुनवाई की जाएगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, कितने बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है? रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच पे जो है अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञान वापी के मामले में सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे के बाद जो है इसकी सुनवाई हो सकेगी। लंच के बाद सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी, क्योंकि आज बेहद अहम ये सुनवाई, पहले भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है धर्मेंद्र। आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। दोपहर के बाद ये सुनवाई होनी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के द्वारा दाखिल 7 मामलों पर यह सुनवाई होनी है। धर्मेंद्र, किन किन मामलों पर आज सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, वाराणसी जनवापी मामले को लेकर के 7 अहम मामलों को लेकर के हाईकोर्ट प्रयागराज में सुनवाई होनी है। 2 मुख्य अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है हाईकोर्ट में फैसले आने की उम्मीद जताई जा रही है, सुनवाई होनी है। पहला मुद्दा यह है वजूखाने के अंदर जो है सर्वे कराए जाने की हिंदू पक्षकारों की मांग है कि हिंदू वजूखाने के अंदर सर्वे नहीं हो पाए हैं, इसको सर्वे कराया जाए। वही दूसरा मामला जो है नियमित पूजा पाठ कराए जाने की मांग को लेकर के आज सुनवाई होनी है। और इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज सुनवाई प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। यानी कि एएसआई सर्वे को लेकर मांग की जा रही है, तमाम दलीलें दी जा रही है। 7 मामलों पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे के बाद ये सुनवाई होगी, क्योंकि आज बेहद अहम ये सुनवाई है। धर्मेंद्र, ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कोर्ट के बाहर, हाईकोर्ट के बाहर किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रयागराज कोर्ट के बाहर जो है काफी फोर्स मुस्तैद है, क्योंकि मामला अहम है। जनवापी मामले की सुनवाई होनी है। इसके अलावा और प्रदेशों में, यूपी में और भी प्रदेशों में जो है
मंदिरों को लेकर के जो है लगातार मामले उठते आ रहे हैं, जिसको लेकर के अलर्ट मोड में पुलिस शासन है। इसको लेकर एक अहम सुनवाई जन्मदिन को लेकर के आज होनी है। इसको लेकर के प्रयागराज हाईकोर्ट में जो है इस मामले को सुरक्षा पाबंदी करी गई है। जो भी जा रहे हैं उनको चेक किए जा रहे हैं। पूरे कोर्ट परिसर को जो है पूरी तरह से छावनी तब्दील की गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था पाबंद की गई है। यानी कि सभी की चेकिंग भी की जा रही है, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पैन कार्ड चेक किए जा रहे हैं, यानी कि बिना चेकिंग के कोर्ट में एंट्री नहीं दी जा रही है। पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है हाईकोर्ट के बाहर। सवाल ये है धर्मेंद्र, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार वजू खाने की सर्वे की मांग कर रहा है, क्या कुछ दलील हिंदू पक्ष के द्वारा एएसआई सर्वे को लेकर दी जा रही है और मुस्लिम पक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? राकेश सिंह के द्वारा जो है मामले को जो है दाखिल कर दिया जा रहा है, जिसको लेकर मामले को लेकर मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा इस मामले में आज जवाब दाखिल करना है। हिंदू पक्षकारों का यह कहना है कि वजू खाने को छोड़ के और क्षेत्रों में जो है एएसआई सर्वे किए गए हैं। एएसआई सर्वे जो है वजू खाने में नहीं हो पाए हैं, जबकि एएसआई वजू खाने के अंदर साक्ष्य हिंदू पक्षकारों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि साक्ष्य जो है उसके अंदर शामिल है, जिसको सर्वे कराया जाए। सर्वे करा कर इस मामले की छानबीन की जाए ताकि हिंदू पक्षकारों के जो दावे हैं वह पुख्ता साबित हो सके और एएसआई सर्वे कराए जाने से एक सीलिंग के पुख्ता तमाम होने की बात सामने आई है। बिल्कुल, ऐसे में दोनों की तरफ से अलग अलग दलील दी जा रही है। आज मुस्लिम पक्ष अपना दलील भी पेश करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसले आते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं उप लोकायुक्त ने हमीरपुर के खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव से 5 साल पहले का आय व्यय का ब्यौरा देने को कहा है। साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्यौरा भी तलब किया है। इसके अलावा 5 साल की आईटीआर की प्रति भी शपथ पत्र भी देने को कहा गया है। लोकायुक्त के सचिव डॉक्टर रीना बंसल ने इस संबंध में खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव को पत्र भी भेजा है। खनिज अधिकारी के खिलाफ लखनऊ निवासी हेमंत कुमार उपाध्याय ने शिकायत की थी। इस पर ही उप लोकायुक्त ने उनकी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। डॉक्टर रीना बंसल ने वशिष्ठ यादव से 10 जनवरी 2025 तक ये ब्यौरा भेजने को कहा है। तो 5 वर्षों का ये ब्यौरा मांगा गया है। खनिज अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। तो लोकायुक्त ने हमीरपुर के खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव से 5 साल पहले का आय व्यय का ये ब्यौरा मांगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश हमीरपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला और खनिज अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, ये हमीरपुर में खनिज पद पर तैनात हैं और इनके ऊपर अभी खनिज कार्य के ऊपर लेटर भी जारी हुआ है जो 5 साल का आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया। और इसके बाद भी ये वैसे भी घेरे पर रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हमीरपुर में जो ट्रांसपोर्टर है उनके साथ इन्होंने मारपीट की थी और उनके गंभीर चोट भी आई थी। तो उस पे करीब 2 से 3 दिन तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला था और उन जो ट्रांसपोर्टर है तो उनसे 10 लाख की डिमांड भी की थी। और ये वैसे भी सवालों को घेरे पे रहते हैं और इस पे इनकी जांच अब भी जिलाधिकारी ने जांच की थी, जांच अब भी चल रही है। यानी कि ये हमेशा ही विवादों में रहते हैं और लगातार इन पर कार्रवाई की बात की जाती है। क्योंकि अब मारपीट का भी ये पूरा मामला सामने आया, उस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है रुपेश? जी, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन ग्रामीणों ने किया था और ट्रांसपोर्टरों ने किया था, तो उन्होंने यहाँ से ट्रांसफर की मांग की थी, लेकिन उनका करीब 15 से 20 दिन होगा, अभी ट्रांसफर भी नहीं हुआ। और इसके बाद जो अभी कल जो लेटर जारी हुआ है आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया 5 साल का, तो उस पर भी अब जो लेटर जारी हुआ उस पर भी जांच चल रही है। यानी कि खनिज अधिकारी पर शिकंजा भी कसा गया है, 5 सालों का ब्यौरा मांगा गया है। सवाल ये है रुपेश, क्योंकि अब परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों की संपत्ति का भी ब्यौरा तलब किया जाएगा, कैसे जांच आगे बढ़ेगी? क्या कुछ रूपरेखा इसके लिए प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है? देखिए, शासन प्रशासन की बात की जाए तो जैसे ही जिलाधिकारी संज्ञान में आया है तो उन्होंने भी टीम गठित की है और जो उनके जो खनिज अधिकारी विशिष्ट यादव हैं यहाँ पर तैनात हैं और उनके जो नाते रिश्तेदार हैं और उनके जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर भी जांच बैठाई गई है। और जो लेटर के आधार पे जो बताया गया तो इस पे भी जांच चल रही है। और जो इससे पहले भी इन्होंने खनिज ट्रांसपोर्टरों के साथ मारपीट की है तो उस पर भी जांच चल रही है अभी तक, लेकिन देखा जाए तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर।
यानी कि अभी जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। रुपेश, रीना बंसल ने पत्र जारी किया है, इस पत्र में क्या कुछ लिखा है, साथ ही साथ हेमंत कुमार उपाध्याय जिन्होंने शिकायत की है उन्होंने अपनी शिकायत में क्या कुछ कहा? जी मैं आपको बता दूं, हेमंत उपाध्याय जो लखनऊ के निवासी, उन्होंने शिकायती पत्र भी लिखा है। इसके बाद जो उनका आय व्यय का ब्यौरा है 5 साल का 10 जनवरी से, तो उसको लेकर उन्होंने पत्र जारी किया है और पत्र के आधार पे अब जिलाधिकारी जो है हमीरपुर के मेरा जी, तो उस पर भी जांच बैठा लेंगे। यानी कि खनिज अधिकारी पर यह शिकंजा कसा गया है और साल 2025 तक जनवरी के महीने में ही उनको अपने इस आय और व्यय का ब्यौरा भेजने को कहा गया। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका, रुपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 वर्षों का ब्यौरा खनिज अधिकारी से मांगा गया है। 10 जनवरी 2025 तक इनको समय दिया गया है। तो वहीं सदन में कार्यवाही को लेकर सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सदन में टोका टोकी की जाती है, जनहित के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया जाता। वहीं इसके साथ ही लाल बिहारी यादव ने कहा कि संभल में सिर्फ राजनीति की जा रही है। संभल की तरह कई मंदिरों पर ताला लगा है, संभल में किसी को पूजा करने से नहीं रोका गया था। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कालीन सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है, तो वहीं बीजेपी भी हमला कर रही है। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी। जानते हैं कि आज क्या खास रहा शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन। आज हमारे विधान परिषद में नियम 105 के तहत जो है शिक्षा का गिरते हुए स्तर पर पार्टी की तरफ से नोटिस हमने लगाया था, लेकिन मैं बोल ही रहा था तब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उसको बीच में ही रोक टोक करते रहे और सभापति द्वारा बराबर जो है रोक टोक लगाते चले जा रहे थे। जबकि विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब बोलता है तो उसको समय की कोई बाध्यता नहीं होती और न तो कोई उसकी रोक टोक सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चाहे सदन में हो और चाहे सड़क पर हो चाहे क्षेत्र में हो, ये हर जगह कानून को हाथ में लेकर के देश को प्रदेश को चलाना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है। हम विपक्ष में के नेता हैं विधान परिषद में, हम अगर जनता की आवाज़ को सदन में सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरा कौन पहुंचाएगा। लेकिन हमें भी जो है पुरजोर प्रयास किया गया जो है रोकने का, फिर भी हम जो है रुके तो नहीं, लेकिन इन लोगों ने डिस्टरबेंस बहुत पैदा किया जो है। आज की ये जो स्थिति रही जो है संभल मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हमला बोला, कहा हमें अल्लाह अकबर नारों की ज़रूरत नहीं। और दूसरा यह भी समाजवादी पार्टी को कहा कि यह दंगाई समर्थक हैं। क्या मानते हैं? देखिए, वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये मानने वाले लोग नहीं हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह एको नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो ये जो है लोग जो है संविधान विरोधी हैं। जब संविधान में भी यह व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि ये संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष होगा, बाद में उसको पंथ निरपेक्ष कह दिया गया। पंथ को भी मानने वालों की जो है स्वतंत्रता होगी। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस समाज में हो, वह संविधान विरोधी कहा जाएगा। जो संविधान अलाउ नहीं करता है, उसके खिलाफ जो बात करता है, वो संविधान विरोधी है। इसलिए जो है उनको क्या ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है बाबा जी को वो जाने, लेकिन संविधान तो जानेगा सबको, क्योंकि संविधान में व्यवस्था सबके लिए समान है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समानता का अधिकार है। कहा दंगाई समर्थक हैं सपा।
देखिए, दंगा तो ये लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो डिस्टर्ब करते रहे, दंगा कराते रहे। और आज भी जो है बहराइच में भी ये दंगा कराए, अपने कार्यकर्ता को जो है किसी के छत पर चढ़वा करके जो है और हजारों लोगों के साथ जो है झंडा उतारना, भगवा झंडा फहराना, वहाँ पर भी इन्होंने दंगा किया। और दंगा करके मैं समझता हूँ कि सैकड़ों घरों को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, उनको जला दिया जो है। वही हाल जो है यहाँ पर इन्होंने संभल में किया। संभल में भी अपने कार्यकर्ताओं को कमिश्नर के साथ ले जाकर के नारे लगाते हुए दंगा को सुनियोजित ढंग से इन लोगों ने दंगा कराया। और इनके लोग जो हैं तो नकाबपोश में भी हो जाते हैं। इनके लोग तो कभी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि आगरा में नारा लगाए जो है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जब उसकी जांच हुई तो उसमें ये बजरंग दल के कार्यकर्ता मिले जो है। ये लोग जो है अपने हिंदू धर्म को मानने वाले जो है अपने को कहते हैं, लेकिन ये जो है मंदिरों में भी जो है ये गाय का जो है मांस फेंक देते हैं, जैसा कि अयोध्या में हुआ था। और वहाँ जब जांच हुई तो इनके ही कार्यकर्ता मिले जो है। तो ये क्या कर सकते हैं? समाज के ये विध्वंसकारी लोग हैं जो है, विखंडनकारी लोग हैं जो है, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाज को जोड़ना चाहते हैं। हर संवर्ग के लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका हक, सबका अधिकार मिले और सबको अपने अपने धर्म के मानने, पूजा करने की स्वतंत्रता मिले। वो यह चाहते हैं। संभल में मंदिर मिली है, 46 साल बाद उसका ताला खोला गया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर दंगा हुआ था जिससे लोग पलायन कर गए। तो मंदिर तो मिली है, ताला बंद भी था। देखिए, मैंने इस बात को कई जगह कह चुका जो है कि मंदिर को किसी ने बंद नहीं किया था, मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं किया था और मंदिर पर किसी का बंद करने का आदेश नहीं था। वो जहाँ वहाँ के लोकल जो लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको चाहिए कि उस मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ करें। उसमें कोई अवरोध पैदा करे तब इसकी शिकायत वो कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा कि अयोध्या में हमारे साथ चलिए, अयोध्या में मैं दर्जनों मंदिर ऐसा दिखाऊंगा जिसमें कुत्ते बिल्ली बैठते हैं और जिसमें कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता। तो वहाँ तो अयोध्या में नहीं देख रहे हैं। ये भगवान राम को भी ठगने वाले लोग हैं। ऐसा भगवान राम को इन लोगों ने ठगा कि उनके नाम पर इतना चंदा की वसूली किया, इतना धन उगाही किया पूरे देश से, अरबों खरबों रुपया, और उस रुपये को जो है बेहिसाब रुपये को अपने पास रखे हुए हैं, जिसको आज चुनाव में दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है जब भगवान राम ने जो है का जो मंदिर बनाए तो मंदिर चूने लगा। भगवान को जो इन लोगों ने ठगा, जिससे वो नाराज प्रतीत हो रहे हैं। फिर इन्होंने जो सड़क बनाई तो वो सड़क भी धंस गई जो है। फिर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो भगवान राम की कृपा से हार भी गए जो है। तो ये मुझे लगता है कि भगवान राम की ये दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन उनके घोर विरोधी हैं और उनको भी इतना कष्ट है कि इनकी भावनाओं को वो समझ रहे हैं और इनके पूरे विरोध में खड़े हैं। रामपुर से एक लेटर वायरल हुआ जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान का। उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह संभल मामले को उठाया जा रहा है और रामपुर का मामला उठता तो शायद उनकी यह दुर्दशा न होती। उनका इशारा है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रही। देखिए, माननीय आजम साहब जो है बड़े नेता हैं पार्टी के जो है, उनकी किसी बात पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं जो है कि माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी जो है
उनके भी दुर्दशा पर उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई उनको लेकर के भी जो है कई कार्यक्रम उन्होंने किया। उनसे जेल में भी कई बार मिलने गए और उनको भी सुरक्षा और उनके भी लिए जो है उन्होंने संघर्ष किया। अब आजम साहब कैसा संघर्ष चाहते थे या चाहते हैं उसको उनको जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्पष्ट रूप से बुला करके बात कर लेनी चाहिए थी, जो है कि जो भी उनको कष्ट हो कोई बात कर लें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर वैसा जो है आदेश कार्यकर्ताओं को देंगे और उस तरह का आंदोलन उनके लिए भी किया जाएगा। ऐसा समाजवादी पार्टी की सोच है। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है और आज जिस तरह से वह बोल रहे थे, शिक्षा के मुद्दे उठा रहे थे, उस पर उनको टोका टिप्पणी की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ संभल मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मंदिर के नाम पर बीजेपी सियासत करती है। फिलहाल रामपुर के मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आजम खान जो चाहते हैं उसी तरह समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।